योग दर्शन की 114वीं कक्षा। 113 कक्षाएं हमारी हो गई हैं। योग दर्शन का प्रथम समाधिपाद चल रहा है और समाधिपाद के अंतर्गत हम लोगों ने कल की कक्षा तक 41 सूत्रों को पूरा किया है। हमारी चर्चा समापत्ति को लेकर चल रही थी। समापत्ति क्या होती है, समापत्ति की प्रक्रिया क्या है। नए लोगों को थोड़ा सा समझने में अभी थोड़ा समस्या होगी, जो आज जुड़े हैं, क्योंकि कई लोग आज भी नए कक्षा में आए हैं। बाकी जो लोग कल और परसों की कक्षा में रहे होंगे, उनको तो समापत्ति अच्छे से समझ में आई होगी। यदि पिछले पाठ में से किसी का कोई प्रश्न हो, किसी को कोई बात समझ में ना आई हो, तो आप बता सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपना हाथ खड़ा कीजिए और पूछिए। नहीं है किसी का कोई प्रश्न? जी, सबसे पहले कोमल पांडे जी ने हाथ खड़ा किया हुआ है, आप ही बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। कोमल पांडे जी, आप अपना प्रश्न बताइए। हो सकता है अनुकूलता ना हो उनको। जी आचार्य जी, क्षमा कीजिए, मैं बात कर रहा था बट म्यूट में था। जी जी जी, बताइए। आप नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। तो कल परसों की क्लास तो अटेंड नहीं कर पाया लाइव, बट मैंने बाद में देखा था उसमें यूट्यूब में। तो हाँ जी। अ, वैसे प्रश्न मेरा ये था आचार्य जी कि ये जो संप्रज्ञात समाधि होती है उससे पहले वाली स्टेज है ये ना, समापत्ति। नहीं नहीं, ये बात कल भी अंत में कही थी, बताई थी। हाँ, उस समय रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी और बाद में किसी ने पूछा था। तो चलिए आज इस बात को रखेंगे, आपके प्रश्न को मैं ध्यान रखूंगा, क्योंकि एक प्रश्न यूट्यूब पर भी आया है। तो उस प्रश्न को भी ले लेंगे और आपकी शंका का भी समाधान हो जाएगा। यदि किसी का कोई प्रश्न अन्य हो तो बताइए। इसके साथ साथ आचार्य जी एक प्रश्न ये है कि जो हमारा चित्त होता है वो हमारे शरीर के किस स्थान विशेष में होता है। हाँ जी, चलिए ठीक है। देखिए, वैसे तो यहाँ पर पूरे योग दर्शन में अभी तक कहीं ये बात नहीं आई है। जितनी चर्चा अभी तक हमने देखी है कि हमारा मन जो होता है वो कहाँ होता है। कई बार ऐसी एक परिकल्पना की जाती है, ऐसा एक अनुमान लगाया जाता है कि हमारा जो मन है वो मस्तिष्क में होता है, ऊपर, जिसको हम माइंड बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हृदय प्रदेश में होता है, हृदय जहाँ पर हार्ट है हमारा, वहाँ पर। कुछ लोग अलग अलग स्थानों पर बताते हैं। तो अलग अलग परिकल्पनाएं चलती हैं इसको लेकर के। तो इसका जो सही समाधान मुझे दिखता है, मतलब मेरा अपना जो खुद का मत है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सार्वभौमिक मत है या बिल्कुल यही सत्य मत है या यही अंतिम मानना है मेरा। वो ये है कि मन आत्मा के साथ रहता है। जहाँ भी आत्मा रहता है, वहाँ उसी के साथ मन जुड़ा हुआ रहता है और हमेशा रहता है। अब आत्मा का स्थान कहाँ पर है? तो आत्मा का स्थान मुख्य रूप से जो निर्धारित किया जाता है वो हृदय प्रदेश में ही है। हृदय में जो बीचों बीच स्थान है। अब उसके कितना पास है, कितना दूर है, ये भी कोई सीधा सीधा अभी तक देखने में नहीं आया है किसी शास्त्र के प्रमाण से कि यहाँ है, आत्मा से इतने सेंटीमीटर या इतने इंच की दूरी पर है। ऐसा कोई अभी तक प्रमाण दिखा नहीं है। तो सीधा सीधा कह पाना बहुत मुश्किल है कि मन इस स्थान पर रहता है या मन यहाँ रहता है। हाँ, इतना हम बिल्कुल ठोस रूप में कह सकते हैं कि आत्मा के साथ मन रहता है, उसी के पास रहता है, उसी के साथ जुड़ा हुआ रहता है। सन्निधि मात्र से, यानी जुड़ जाने मात्र से आत्मा का उपकार करता है, आत्मा को लाभ देता है। इतना कह सकते हैं। ठीक है जी। जी कोमल जी बताइए, समझ में आया? जी आचार्य जी, समझ गए। हाँ जी। वो वाला सूत्र मेरे को समझ आ गया जिसमें अयस्कांत मणि के समान हमारा जो मन है आत्मा का उपकार करता है, तो उसके साथ बड़ा हाँ बहुत ही क्लोज रहता है, हाँ। इसलिए कर पाता है।
जी जी तो बिल्कुल। अब वो उस सूत्र का समझ उसके अनुसार आत्मा के साथ ही रहता है। हाँ जी जी। सर। जी जी। वाह, धन्यवाद। हाँ, चित्तम ही अयस्कांत मणिकल्पम सन्निधि मात्रोपकारी भवती, कुछ ऐसे करके है वो व्यास भाष्य में। तो जी आचार्य। हाँ जी ठीक है। आदित्य विद्यार्थी जी, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है, आप बताइए। जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। हम समापत्ति पढ़ रहे थे, जान रहे थे 2 दिन से। तो जी समापत्ति का जो आपने अभी तक जितना ज्ञान बताया कि चित्त के में जो भी इमेज बनती है उसको आत्मा सीधा सीधा देख करके उसका आभास करती है। जी। हम दैनिक जीवन में भी जो कुछ करते हैं उसकी भी इमेज चित्त पर ही बनती है हाँ जी बिल्कुल। और वो उसमें भी देखी जाती है। तो वैसा क्या फर्क है कि जो दैनिक में कार्य कर रहे हैं और समापत्ति में जो कार्य कर रहे हैं हाँ जी। उन दोनों में क्या डिफरेंस है? अल्टीमेट मुद्दा ये है कि हमें आत्मा को एक चीज का ज्ञान कराना है। हाँ जी बिल्कुल। आपने कहा, जैसे हमने कहा एक पेंसिल रखी है जी, हमने पेंसिल की इमेज ली, वो जी। हमारा चित्त पेंसिल जैसा बन गया हाँ जी। और वो इमेज बन गई। जी। तो ऐसी तो हम लाखों आइटमें दिन में सुबह से रात तक सोने तक हम क्रिया करते हैं, जी। तो वो समापत्ति में क्यों नहीं काउंट होती? ये मेरा एक सवाल थोड़ा सा अटपटा हो सकता है, हाँ जी ठीक है। लेकिन हाँ जी। समझ गए आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ जी जी कि बिल्कुल। दैनिक क्रिया से। जी। हाँ, मैं समझ गया बहुत अच्छे से। मैं सभी को प्रश्न भी स्पष्ट करूंगा आपका, और एक प्रश्न और है, उसको भी लेंगे आज। तो यदि बड़े भैया मेरी आवाज़ को सुन रहे हों, जिन्होंने ये प्रश्न यूट्यूब पर डाला था, वो यदि मुझे सुन रहे हो तो बताइए, अनुकूलता हो उनको तो। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ आचार्य जी नमस्ते। हाँ यही चाहिए। हाँ नमस्ते जी। आप कक्षा में जुड़ पाएंगे, अच्छे से बोल पाएंगे? हाँ कक्षा में हूँ मैं इस समय। हाँ ठीक है। तो मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगा, क्योंकि प्रश्न आपका है लेकिन कुछ प्रश्न आपसे भी होंगे। और जो अभी श्रीमान जी ने प्रश्न पूछा, कोमल जी ने प्रश्न पूछा, इन सब का समाधान करने का प्रयास करेंगे। समापत्ति को लेकर अभी बहुत सारी बातें आप लोगों के मन में हैं, तो सबकी निवृत्ति करने का प्रयास करेंगे। देखिए सभी लोग एक बार प्रश्न पढ़िए ध्यान से। प्रश्न है कि संप्रज्ञात या असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति में ही समापत्ति होती है, ये इनकी पहली स्टेटमेंट है। अब ये बात आप मानते हैं या ये आप प्रश्न पूछ रहे हैं, पहले आप बताइए, क्योंकि यहाँ प्रश्नवाचक शब्द चिन्ह नहीं है, आपने पूर्ण विराम लगाया हुआ है, बताइए। जैसे कल चौधरी साहब कह रहे थे और आपने भी इसके बारे में बताया था कि जो समापत्ति है वो समाधि में जाके होती है, जी। समाधि में इसका अनुभव होता है। हाँ जी। तो और एकाग्रता वाली अवस्था में ही होता है। तो जी। संप्रज्ञात समाधि में भी एकाग्रता होती है जी। और असंप्रज्ञात में भी बहुत सारी चीजों का साक्षात्कार होता है बहुत सारी और कौन सी होता है? संप्रज्ञात में भी होता है। नहीं रुकिए, जी असंप्रज्ञात समाधि में किसका साक्षात्कार होता है? आपने कहा बहुत सारी चीजों का होता है। जैसे ईश्वर का साक्षात्कार हो गया, आत्मा का हो गया। नहीं, आत्मा का तो पहले ही हो जाता है ये यहाँ पर। आत्मा का तो संप्रज्ञात में हो जाता है, ठीक है, लेकिन इसमें भी ईश्वर के सानिध्य में हम रहते हैं, जी। तो इसमें समापत्ति नहीं होती। नहीं होती समापत्ति। अभी तक जो देखी है वो चित्त में होती है समापत्ति, और असंप्रज्ञात समाधि में चित्त की भूमिका नहीं होती। बात समझ में आ रही है? हाँ जी ठीक। हाँ जी, तो पहला स्टेटमेंट आपका इतना होना चाहिए कि संप्रज्ञात समाधि की स्थिति में ही समापत्ति होती है। अब देखिए दूसरी बात है, क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त अवस्था वाली समाधि में समापत्ति नहीं होती है। इसको हम देखने का प्रयास करेंगे। तो अभी श्रीमान जी ने, आदित्य विद्यार्थी जी ने जो एक प्रश्न किया था कि हम व्यवहारिक जीवन में जो वस्तुओं को देखते हैं, तो उस वस्तु की छवि हमारे मन में जाती है, हमारा चित्त बिल्कुल उसके जैसा हो जाता है, दिखने लगता है, और आत्मा को वैसा ही फिर आभास होता है, बोध होता है। तो क्या इसको भी समापत्ति कह सकते हैं? तो मैंने कहा था कि हाँ कह सकते हैं, बिल्कुल उसको समापत्ति कहा जा सकता है। जैसे एक और छोटी सी बात से समझेंगे तो ये प्रश्न भी यहाँ से स्पष्ट हो जाएगा। मैं आप ही से प्रश्न पूछता हूँ, आदित्य विद्यार्थी जी, श्रीमान जी आप बताइए समाधि किसे कहते हैं? ध्यान अवस्था में जाना। नहीं, यदि आप शुरू से कक्षा में हैं तो केवल ध्यान में जाने को समाधि शुरू नहीं से, कहते। क्योंकि मैं आप पहली कक्षा से ही जुड़ा हुआ हूँ। तो फिर समाधि ये तो नहीं होती। आप फिर से एक बार रिकॉल कीजिए, देखिए समाधि किसे कहते हैं।
समाधि चलिए पर तो अभी तो जी, समाधि अभी पर पूरा अभी शास्त्र खड़ा हुआ है। शुरू से चर्चाएं समाधि को लेकर ही हो रही हैं। आप देखिए एक बार फिर से समाधि क्या होती है, बताइए। अच्छा, नहीं, कोई। वो शब्द तो मैं नहीं बता पाऊंगा अभी। हाँ, चलिए कोई बात नहीं, बाकी लोगों से एक बार पूछ लेते हैं, क्योंकि जब तक प्रश्नोत्तर नहीं होंगे ना, आप लोगों से सीधे कम्युनिकेशन नहीं होगा, बातचीत नहीं होगी, तब तक ये विषय समझ में नहीं आएंगे और पुरानी बातें हम भूलते चले जाएंगे। समाधि सबसे बेसिक टर्मिनोलॉजी है, सबसे आधारभूत शब्दावली है, सबसे पहले इसकी चर्चा हुई है। तो सुशीला ढाका जी ने हाथ खड़ा किया हुआ है, आप बताइए कि समाधि किसे कहते हैं। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी जब धारणा बनाते हैं फिर ध्यान करते हैं ईश्वर का जी। और समाधि वो होते, वैसे तो तीन अवस्थाएं होती हैं, एक ध्यान करने वाला और जी। एक ध्यान जो कर रहे हैं और किसका ध्यान कर रहे हैं, तीन पदार्थ होते हैं ये। जी। और जब तीनों का एक ही हो जाता है, जी। ईश्वर के आनंद में जीवात्मा मग्न हो जाता है, फिर ये तीन चीज नहीं रहती, एक ही रह जाती है, वो समाधि होती है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से मैं पूछना चाहता हूँ, योग दर्शन के हिसाब से बताइए, जो हमने अब तक पढ़ा है। हमारे ऐसे तो मैंने क्लास मैंने पहले क्लासे नहीं की है आचार्य जी। अच्छा जी, कोई बात नहीं। कई बार हम अलग से पढ़ लेते हैं या अलग से सुना है, तो वो हमको पता होता है। मैं चाहता हूँ योग दर्शन के अनुसार बताएं, जो हमने अब तक पढ़ा है। कोई प्रयास करेंगे, समाधि किसे कहते हैं। नमस्ते आचार्य जी, मैं बताऊं। हाँ जी, बताइए। जैसा कि आपने बताया था, समाधि का अर्थ समाधान। हाँ जी। मेरे हिसाब से तो जैसे आत्मा परमात्मा हाँ। क्या है, समाधि में बैठने के बाद हमें इस चीज का समाधान हो जाता है। हाँ जी, ठीक है। लेकिन ये बहुत छोटी सी बात हो गई, थोड़ा और खोलिए इस समाधि को, समाधान को और आचार्य जी मैं खोलिए। बताऊं, मैं बताऊं नहीं, आचार्य जी। रुकिए रुकिए, पहले जिससे बात चल रही है, पहले उससे बात पूरी हो जाए, फिर आपसे पूछेंगे। जैसे मन में ये शंका रहती है कि ईश्वर है या नहीं है, जी। ईश्वर है तो कैसा है, और हम समाधि में ध्यान में बैठते हैं तो ये क्लियर हो जाता है मन में ईश्वर है, और जो सुख की अनुभूति होती है, जो ज्ञान की अनुभूति होती है, तो ये हमारे मन में जो विचार उठते हैं इनका समाधान हो जाना। अच्छा जी। हाँ, अभी ठीक है इतना भी, लेकिन अभी पूरी बात स्पष्ट नहीं हुई समाधि को लेकर के। जी फिर आप करिए, हाँ ठीक है। जी, ठीक है, आगे पूछ लेते हैं। सुषमा माता जी, आप बताइए। जी बताइए, अभी आप बोल रहे थे। ओ हाँ जी आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी, चित्त की जो वृत्तियां होती हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियों का निरोध हो जाना ही समाधि कहलाता है। वो तो योग कहलाता है। जी, समाधि बतानी है, समाधि किसे कहते हैं। अनीता माता जी, आप बताएंगे। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते माता जी। समाधि का अर्थ होता है समाधान। जी। सम धन आ समधान। तो सम का अर्थ होता है सम्यक रूप से, जी। गुणवत्ता से पूर्वक, जिसमें कि हम उसमें अच्छी चीजें हों। और आ का मतलब होता है प्रकर्ष रूप से, मात्रा, मतलब जिसमें क्वालिटी के साथ क्वांटिटी भी हो। हाँ जी। और धान का मतलब धारण करना, जिससे कि हम उसको स्वीकार कर सकें। जी, ये समाधि हो गई। हाँ, इतना ठीक है, बहुत बढ़िया है, इतना आपने अच्छा बताया। और आगे खोलेंगे थोड़ा समाधि को, समाधि कहाँ रहती है, कहाँ होती है। जी, प्रीति दीदी, आप बताइए। देखिए, मजेदार बात यह है, समाधि शब्द को लेकर कितनी ही बातें हुई हैं। तनिक अच्छा रुकिए। मैं बोल अच्छा ठीक है। मैं जी, समाधि को लेकर इतनी बातें हमारी हुई हैं, समाधि पर ही पूरा शास्त्र खड़ा हुआ है। इस पाद का नाम भी समाधि पाद है। और अभी हमको पूरी तरह ये स्पष्ट नहीं है कि समाधि होती क्या है। 2 बार हमारी परीक्षा हो गई है। परीक्षा में समाधि को लेकर एक प्रश्न भी पूछा था कि समाधि किसे कहते हैं। और अभी तक पूरी तरह हमको यही स्पष्टता नहीं है कि समाधि होती क्या है। एक व्यक्ति मान लीजिए यूपीएससी की तैयारी करता है,
और यूपीएससी की परीक्षा जब होती है उसने बहुत सारी तैयारी कर ली, बहुत आगे पहुंच गया। एक दिन किसी व्यक्ति ने उससे पूछा कि यूपीएससी की फुल फॉर्म बताइए, तो उसको यूपीएससी की फुल फॉर्म नहीं पता। तो बताइए फिर वो क्या तैयारी कर रहा है। समाधि शास्त्र है, समाधि चैप्टर का नाम है, इस पर लंबी बातचीत हुई है हमारी। और समाधि का मतलब आप नहीं बता पा रहे हैं, समाधि होती क्या है। ठीक है, चलिए प्रीति दीदी आप बताइए अब। हाँ जी। व्यास भाष्य के अनुसार योगः समाधि, योग ही समाधि है और ये चित्त की सभी भूमियों का धर्म है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। थोड़ा और खोलेंगे, चित्त की सभी भूमियों का धर्म है मतलब। अर्थात ये जो समाधि है वो चित्त की सभी भूमियों में रहने वाला है। जैसे योग है तो योग तो सिर्फ हमारा जो एकाग्र अवस्था और निरुद्ध अवस्था को हम योग कहेंगे, लेकिन जो समाधि होती है वो हमारी सभी वृत्तियों में रहने वाला, जो हमारी सभी भूमियां हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, सभी अवस्थाओं में रहने वाला धर्म है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, एकदम ठीक बताया। यही था उत्तर कि समाधि जो होती है वो चित्त की एक विशेषता होती है, चित्त का एक धर्म होता है। समाधि हमारे चित्त में ही होती है, आत्मा में नहीं होती। चित्त अलग अलग अवस्थाओं में होता है, चित्त की बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं, कभी बहुत चंचल हो जाएगा, कभी मूढ़ हो जाएगा, कभी कुछ एकाग्र होगा, कभी बहुत एकाग्र होगा, कभी निरोध स्थिति में पहुंच जाएगा। ये 5 स्थितियां होती हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ये चीजें बार बार बोली गई हैं आपके सामने। और समाधि हर अवस्था में होती है, हर व्यक्ति की समाधि होती है। आपको लग रहा होगा, जो नए लोग हैं वो ये सोचेंगे कि समाधि सबकी कैसे हो जाएगी, समाधि तो योगियों की होती है। तो समाधि सबकी होती है, पीछे ही बताया था योग दर्शन में, सबसे पहले यही चर्चा हुई थी हमारी। एक बिल्कुल गिरे से गिरा व्यक्ति भी है ना, जो एकदम अनपढ़ है, मूढ़ है, सड़क पे पड़ा हुआ है, ऐसे ही शराब पी के भी पड़ा हुआ है, उसकी भी समाधि होती है। समाधि का मतलब होता है, जो अनीता माता जी ने बताया, बहुत अच्छे से खोला था उतना भी उन्होंने, कि समाधान होता है। एक बिल्कुल मूर्ख व्यक्ति भी है, उसके जीवन में भी समाधान होते रहते हैं, वो भी जानता है, बोध होता है उसको बहुत सारी चीजों का। वो गहरी बातें नहीं जानता, उसको बहुत विवेक नहीं है, लेकिन फिर भी समाधान तो उसके जीवन में भी चलते हैं ना। उसको भी पता होता है कि शराब में कितना पानी मिलाना ठीक है, कितना नहीं मिलाना ठीक है, कितनी ज्यादा पी लूंगा तो और हानि कर देगी, और पीऊंगा तो और मजा आएगा। ये बोध उसको भी हो रहे हैं, इसी को समाधान कहा जाता है, और ये भी समाधि है। अजीब लगेगा किसी को सुन करके, और खासकर योग दर्शन की कक्षा में ऐसे उदाहरण को सुन के तो आप लोग चौंक जाएंगे कि बताइए इसको समाधि कह रहे हैं। मैं थोड़ी कह रहा हूँ, योग दर्शन खुद कह रहा है कि चित्त की सभी भूमियों में रहने वाला धर्म है समाधि। एक व्यक्ति थोड़ा सा चंचल है, जैसे आजकल के युवक मिल जाएंगे, खूब उछल कूद उनके जीवन में रहती है, खूब भाग दौड़ है, ये पाना चाहते हैं, वो पाना चाहते हैं, खेल कूद है, छोटा सा बच्चा भी है, पूरा दिन उछल कूद चलती रहती है उसके मन में। वो चंचलता है, क्षिप्त अवस्था है उसके मन की, वहां भी समाधि है उसके मन में, क्योंकि समाधान तो उसके भी हो रहे हैं। वो भी बहुत सारी चीजों को जान रहा है। समाधान का मतलब है अच्छी प्रकार से ज्ञान होना, बोध होना, समझ में आना। खेल कूद करते हुए भी, उठा पटक करते हुए भी बहुत सारी चीजें उसको पता चल रही हैं, बहुत सारी चीजों का ज्ञान हो रहा है। ये अलग बात है कि इतनी चंचलता है, इतनी इतनी सारी भीतर उठा पटक है, गतिशीलता है, कि वो सही क्रम में चीजें भीतर तक जाती नहीं है, उसके समाधान उचित रीति में नहीं हो पाता। समाधान तो हो रहा है, लेकिन बहुत अच्छी प्रकार से समाधान नहीं हो पाता। एक व्यक्ति विक्षिप्त अवस्था वाला है, जैसे हम और आप लोग हैं, जब कक्षा में बैठे हुए हैं, हम और आपकी कौन सी अवस्था है, विक्षिप्त अवस्था है। थोड़ी थोड़ी चंचलता भी होगी, घर के किसी सदस्य पे ध्यान जा रहा होगा आपका, बाहर से कोई गाड़ी गुजरेगी, किसी ने हॉर्न बजाया होगा, बाहर से कोई आवाज आ जाए, कोई छू के निकल जाए, कोई बोल दे, तो वहां हमारा ध्यान चला जाता है। इसका मतलब है हाँ, थोड़ी थोड़ी चंचलता है, लेकिन हम पूरा ध्यान कक्षा पे लगा के बैठे हुए हैं। इसको एकाग्रता नहीं कहते, इसको विक्षिप्त अवस्था कहते हैं। यहाँ भी समाधि होती है, ध्यान से समझेंगे। आप सोचेंगे ये समाधि की बात कहाँ से आ गई, मामला तो समापत्ति का चल रहा था। तो खोलेंगे अभी समापत्ति को, पहले एक बार समाधि को तो ठीक से देख लिया जाए।
अब देखिए ये जो हम जो लोग विक्षिप्त अवस्था में इस समय कक्षा में बैठे हुए हैं, बहुत सारी बातें बड़े ध्यान से समझने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारी बातें हमें समझ में आ रही हैं जो यहाँ स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं, जो या मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। समाधान हो रहा है आपका, बोध हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, आप समझ रहे हैं, इसी को समाधि कहते हैं। अब आप एक चीज सोचिए, मैंने 3 अवस्थाओं की चर्चा की है। एक तो मैंने बोला विक्षिप्त अवस्था जहाँ बहुत चंचलता होती है, एक बोला मूढ़ अवस्था जहाँ व्यक्ति पड़ा हुआ है, उसको बोध ही नहीं है, उसको किसी प्रकार से ज्यादा जानकारियां हो ही नहीं पा रही हैं। एक बताई मैंने विक्षिप्त अवस्था जहाँ व्यक्ति बहुत अच्छे से किसी चीज को पकड़ पाता है, थोड़ी थोड़ी चंचलता है, ये हो गई विक्षिप्त अवस्था। क्षिप्त अवस्था, मूढ़ अवस्था और विक्षिप्त अवस्था, इनमें सब में समाधि है। लेकिन कैसी समाधियां हैं ये तीनों? बहुत हल्के स्तर की, बहुत ज्यादा नहीं जान पाते हम इनमें। अब एक आती है एकाग्र अवस्था और निरुद्ध अवस्था। ये ऊंची स्थितियां हैं, बहुत ऊंची, और ये सामान्य रूप से चलते फिरते नहीं हो सकती। ये सामान्य रूप से ऐसे आंख खोल के नहीं हो सकती। एकाग्रता जो होती है वो तो योगियों की होती है, वो तो बड़े साधकों की होती है, जो आंखें बंद करके ध्यान में बैठ करके अभ्यास करके बैठते हैं, चारों ओर से अलग अलग वृत्तियों को रोका है, एकाग्र अवस्था में गए हैं। अब समाधि उसकी भी होती है। देखिए समाधि हम लोगों की भी है और समाधि एक योगी की भी है जो एकाग्र अवस्था में गया हुआ है। लेकिन दोनों की समाधियों में अंतर कैसा है कि हम लोग तो उन चीजों को देख पाएंगे जो इंद्रिय ग्राह्य हैं, जो बाहर बाहर से दिखने में आ रही हैं। हमारे सामने कमरे का परिमाण कितना है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नीचाई, हमारे सामने क्या वस्तुएं रखी हुई हैं, हम उनको देख लेंगे, जान लेंगे, उनकी समाधि कर लेंगे। लेकिन योगी जो आंखें बंद करके बैठा हुआ है, वो कुछ गहरी चीजों की समाधि करेगा। उसको कुछ गहरे समाधान होंगे, बहुत बारीक, बहुत सूक्ष्म। और वो कैसे समाधान होंगे? तो जो हमने कल की कक्षा में देखा था, वो सूक्ष्म भूतों को देख पाएगा। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश इस संसार में कैसे सूक्ष्म रूप में विद्यमान है, वो पंच तन्मात्राओं को बहुत बारीकी से जाकर के उनका समाधान कर पाएगा। कैसे कर पाएगा? ध्यान में बैठा है, बहुत गहरी एकाग्रता है। अभी हम लोगों की एकाग्रता होती नहीं है, होती भी है तो बहुत कम समय के लिए होती है, उसको विक्षिप्त अवस्था कहते हैं। तो देखिए समाधि तो हम लोगों की भी है और समाधि उस एकाग्रता वाले योगी की भी है जिसने संप्रज्ञात समाधि लगा रखी है। तो समाधि ये भी है, समाधि वो भी है। लेकिन ये वाली जो समाधियां हैं, ये तीनों समाधियां जो मैंने बताई, ये कैसी हैं? हल्के स्तर की हैं, कम बोध हो पाता है, कम जानकारियां हो पाती हैं, समाधान कम हो पाता है। जितनी जितनी ज्यादा एकाग्रता बढ़ती जाती है, समाधान उतना ही अच्छा परिपक्व होता चला जाता है। यही बात समापत्ति के बारे में लागू होती है। तो जो श्रीमान जी ने, विद्यार्थी जी ने प्रश्न पूछा था कि समापत्ति तो सामान्य रूप से कह सकते हैं क्या? ये जो हम बाहर की वस्तुओं को देखते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं समापत्ति इनको भी। लेकिन ये समापत्ति कैसी हैं? ये मोटे मोटे विषयों को लेकर हैं, बाहर के संसार के पदार्थों को लेकर होने वाली समापत्तियां हैं। मैंने कोई वस्तु देखी, मेरे सामने मान लीजिए ये एक गिलास रखा हुआ है, गिलास मेरे मन से जुड़ा, मेरा मन गिलास के जैसा ही हो जाता है, उसकी आकृति मन में जाकर के छप जाती है, वहां बन जाता है, मन बिल्कुल वैसा ही दिखने लगता है, आत्मा को फिर वैसा ही बोध हो जाता है कि ये गिलास है। इसका नाम होता है समापत्ति। ये सामान्य रूप से हम सबकी होती है, जैसे समाधि सबके साथ होती है, वैसे ही समापत्ति भी सबके साथ होती है। लेकिन योगी की समापत्ति, जिसको सूत्र में कहा था क्षीण वृत्तेः अभिजातस्येव मणेः ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्येषु तत्स्थ तदंजनता समापत्ति, जिसने अपनी चित्त की उन वृत्तियों को रोक लिया है जो उसको चंचल बनाती हैं। अब मन बिल्कुल सात्विक स्थिति में है, और जब मन पूर्ण रूप से सात्विक स्थिति में होता है तो उसको क्या कहते हैं? चित्त की एकाग्र अवस्था, या समाधि की भाषा में क्या कहते हैं? संप्रज्ञात समाधि। आपको वो पुरानी बातें याद आ रही होंगी अब धीरे धीरे। तो बताइए समापत्ति हर जगह होती है कि नहीं होती? बिल्कुल होती है। तो सामान्य रूप से क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त अवस्था में, जो यहाँ पर प्रश्न यूट्यूब पर भेजा था, क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त अवस्था में भी समापत्ति होती है, बिल्कुल होती है। लेकिन ये समापत्ति हल्के स्तर की है, कम स्तर की, इसमें कम बोध हो पाता है। और जो एकाग्र अवस्था में यानी संप्रज्ञात समाधि में जाकर समापत्ति होती है, वो गहरे स्तर की है, उसमें गहरी चीजें दिखाई देती हैं हमको।
और यहाँ जो प्रश्न में असंप्रज्ञात समाधि लिखी हुई है, इसको हटा देंगे, क्योंकि असंप्रज्ञात समाधि में समापत्ति नहीं होती। असंप्रज्ञात समाधि में हम पीछे देख के आए थे कि जब किसी योगी की असंप्रज्ञात समाधि होती है, यानी चित्त निरुद्ध अवस्था में पहुंच जाता है, उस समय सभी वृत्तियां रुक जाती हैं। उस समय ना तो राजसिक वृत्तियां हैं, ना तामसिक वृत्तियां हैं, और सात्विक वृत्तियों का भी निरोध कर लिया है। सात्विक वृत्तियां भी रुक गई हैं। चित्त का मामला ही खत्म है वहां पर। चित्त आधार नहीं रहेगा, अब चित्त माध्यम नहीं रहेगा। आत्मा को परमात्मा जो भी ज्ञान कराएगा, संसार भर का कराए, चाहे आत्मा का ही कराए, चाहे खुद का प्रत्यक्ष कराए, वो बिना चित्त के कराता है। अब चित्त को माध्यम बनाने की आवश्यकता नहीं है। चित्त में नहीं उतारेगा वो स्वरूप, जैसे चित्त में बाकी सब चीजों की समापत्ति हो जाती है, अब नहीं होगी इसमें। इसलिए असंप्रज्ञात समाधि में समापत्ति नहीं ले सकते हम। अब कोमल पांडे जी का, विद्यार्थी जी का और बड़े भैया का जो ये प्रश्न है, तीनों का लगभग एक जैसा ही था। तो अब मुझे बताइए, यदि अब भी आपको बात समझ में ना आई हो तो फिर वो बात मुझे बताइए। जी आचार्य जी, क्लियर हो गया, धन्यवाद, स्पष्ट हो। हाँ जी आचार्य जी, मेरे को एक चीज समझ नहीं आई। जी, बताइए। जैसे आपने कहा कि समापत्ति में समापत्ति में चित्त की पांचों भूमियों में समापत्ति हो सकती है, और सामान्य जीवन में भी हो सकती है, दैनिक जीवन में भी, और किसी महानुभाव का प्रश्न भी था। हाँ जी आपने कहा था हाँ हो सकती है, जी परंतु मैं सूत्र के अनुसार देखूं तो सूत्र में पहली ही कंडीशन ये दी गई है कि क्षीण वृत्ति मतलब वृत्तियां क्षीण कौन सी होनी है। हमें वृत्तियां स्वाभाविक रूप से हमें तामस और रजस की वृत्तियों का क्षीण होना है। हाँ तो जी मुझे ये समझ आ रहा है कि ये प्री कंडीशन है जी समापत्ति के लिए। जी जब आपकी वृत्तियां क्षीण हो जाएंगी तभी आपको समापत्ति होगी। जी अन्यथा आप अगर नीचे की तीन अवस्थाओं में रहेंगी, चित्त मूढ़ विक्षिप्त में, उसमें तो वृत्तियां क्षीण नहीं होंगी, जी तो उसमें तो समापत्ति नहीं होगी ना। ये मेरा प्रश्न है। हाँ बिल्कुल, देखिए अगर बिल्कुल सूत्र पे टिके रहेंगे हम, तो जैसा आप कह रहे हैं आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन बिल्कुल यदि शब्दशः ना देखें तो जो मैंने बताया है ना कि समापत्ति हर जगह हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। क्योंकि एक क्षिप्त अवस्था वाला व्यक्ति भी वृत्तियों को रोकता है कि नहीं रोकता? आप बताइए, आप इस समय विक्षिप्त अवस्था में हैं, मुझे बताइए आपने अपनी बहुत सारी वृत्तियों को रोका है नहीं रोका अभी जब आप कक्षा में बैठे हैं? आचार्य जी, वृत्तियों को रोकना अलग बात हो जाती है, नहीं, और रुकिए रुकिए, ऐसा नहीं। प्रवृत्ति ग्रहण और ग्राह्य को एक प्रतीत हो, सुनिए, एक तो उसका उपयुक्त होना, उसके बाद मेरी उसमें बात मिल तो जाना, सुनिए। और उसका जैसा ही अपने आप को देख लेना, ये तीन चीजें कोमल जी, इकट्ठी अभी मेरे पास नहीं हो रही ना। मेरी बात सुनिए। मैंने आपसे कुछ प्रश्न पूछा था, आप पहले उस प्रश्न का उत्तर दीजिए, बाकी बातें मत बताइए, बाकी बात बाद में करेंगे, पहले वही उत्तर बताइए। ही है आचार्य जी, वही उत्तर है, मैं ये कह रहा हूँ। चलिए मैं दोबारा देता हूँ। आपका प्रश्न का उत्तर ये है कि आपको अभी हो रही है नहीं हो रही है, तो मेरे को अभी नहीं हो रही है इस अनुसार, सूत्र के अनुसार। क्यों? रुकिए, सूत्र में लिखा है कि आपको पहले उपयुक्त होगा, उससे 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 आप उसमें मिलोगे, ठीक है, उसके बाद आप उसमें समापन्न होगा, मेरा उसका प्रश्न क्या था? जैसा आप बन जाओगे। कोमल जी, जी, आप सामने वाले की बात भी तो सुनिए। मेरा प्रश्न क्या था बताइए। क्षमा कीजिए आचार्य जी, क्षमा कीजिए। आपका प्रश्न था कि अभी आप जैसे आप अभी पढ़ रहे हो, तो अभी भी तो आपको समापत्ति हो रही है, ऐसा आपका प्रश्न था। नहीं, ये प्रश्न नहीं था। तो बिना हाँ जी, प्रश्न को ध्यान से सुने आप उत्तर दे रहे हैं और बहुत सारी व्याख्या कर दी। प्रश्न सुना नहीं ठीक से। मैंने कहा कि अभी आप कक्षा में बैठे हैं, तो आपने बहुत सारी वृत्तियों को रोक के बैठे हैं या नहीं बैठे? जी आचार्य। हाँ, बताइए कौन कौन सी वृत्तियां रोकी हैं आपने? आचार्य जी, कौन कौन सी वृत्तियां रोकी हैं? हाँ, राजसिक, तामसिक और सात्विक, इनमें से जी, बताइए। अ, अ, तामसिक वृत्ति थोड़ा बहुत है, जी क्योंकि उससे क्योंकि स्थिति बनती है ना, एक चीज में हम टिके रहते हैं। जी और राजसिक वृत्ति थोड़ा कम है, और सात्विक वृत्ति है ज्यादा। नहीं, मैंने ये नहीं पूछा कि कौन सी है, मैंने पूछा कौन सी रोक के बैठे हैं। अच्छा, मैं राजसिक रोक के बैठा हूँ। हाँ, रोक के बैठे हैं। राजसिक, तो जी,
अब योग की भाषा में ऐसा कह दे कि आपने राजसिक वृत्तियों को क्षीण किया है। जी, क्षीण क्षीण कह सकते हैं, पता नहीं, बट हाँ रोका है, थोड़ी हाँ देर के लिए रोका है हाँ, उसको। क्षीण करना भी वही होता है। क्षीण करने के बहुत सारे अर्थ हैं, रोकना भी है, नष्ट करना भी है, समाप्त करना भी है। और तामसिक को भी रोका है आपने। आप अभी वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, आपने बहुत सारी तामसिक वृत्तियों को भी रोका हुआ है। तामसिक वृत्तियां वो होती हैं जो मूढ़ता की ओर ले जाती हैं, जो बोध नहीं होने देती हमें चीजों का। अगर आप यहाँ बैठे हैं ना कक्षा में, तो आपने ढेर सारी, थोड़ी बहुत नहीं, ढेर सारी राजसिक और तामसिक वृत्तियों को रोका हुआ है। यानी आप इस समय बहुत सारी सात्विक वृत्तियों को लेके बैठे हैं। और सूत्र भी तो वही कह रहा है, क्षीण वृत्ते है अभिजातस्येव, जहां वृत्तियां क्षीण हो गई हैं। अब हम, सुन लीजिए, पहले पूरा सुन लीजिए। अब जैसे हम यहाँ इस समय कक्षा में बैठे हुए हैं, यहाँ भी हमने वृत्तियां रोकी हुई हैं। तो मैं खुद कह रहा हूं, मैंने वो स्टेटमेंट दी है, मैं हमेशा उसी पर कायम रहूंगा कि जब हम यहाँ इस समय विक्षिप्त अवस्था में हैं या क्षिप्त अवस्था में हैं, मूढ़ अवस्था में हैं, तो हमारी जो समापत्ति होगी वो बहुत कम स्तर की होगी, बहुत न्यून स्तर की होगी। कोई महान समापत्ति नहीं होगी हमारी, या कोई बहुत बड़े स्तर की समापत्ति नहीं है। योगी बहुत मात्रा में वृत्तियों को क्षीण करके बैठता है। बहुत सारी राजसिक और तामसिक वृत्तियों को उसने रोका है, उसने बहुत सारी वृत्तियों को क्षीण किया है। उसकी समापत्ति ऊंचे स्तर की होगी। अंतर समझ पा रहे हैं दोनों का? जी जी आचार्य जी, समझ रहा हूँ मैं। हाँ जी। मुझे लग रहा है, हो सकता है आपने बस ऐसे ही स्वीकार कर लिया हो। आप अभी विचार कीजिएगा इस पर जाकर और आराम से, और जो समाधि वाली अभी लंबी चर्चा की थी उससे जोड़ के देखिएगा, तो शायद और अच्छे से समझ में आएगा। जी आचार्य, इस पे मैं थोड़ा चिंतन करूंगा आचार्य जी। आपका प्रश्न तो आपका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा समझ आया, बट अभी मुझे थोड़ा सा उसमें हाँ, उसमें इसको पढ़ना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा, तभी मैं इसको क्लियर हो पाऊंगा आचार्य बिल्कुल जी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखिए, मैं फिर से एक बात कह रहा हूँ, समाधि को फिर से जाके देखिए, समाधि होती क्या है। जब समाधि को समझ लेंगे, समापत्ति धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, जो बाकी लोग इस समय कक्षा में मौन बैठे हुए सुन रहे हैं, एक बार आप लोगों से थोड़ी चर्चा हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ना तो प्रश्न पूछते हैं, ना चर्चाओं में सम्मिलित होते हैं। आप एक बात समझ लीजिए, कक्षा छोड़ के मत जाइएगा। इस समय 72 लोग कक्षा में हैं, अगर आप जाएंगे तो फिर ये माना जाएगा कि आपने क्लास बंक की है। ठीक है। तो पहले मैं एक बात बताता हूँ छोटी सी। आप लोग कभी ना कभी किसी स्कूल में पढ़े होंगे, किसी विद्यालय में, किसी गुरुकुल में, या किसी शैक्षणिक संस्थान में आप गए होंगे पढ़ने के लिए कभी ना कभी। तो कक्षा में दो प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। एक तो वो विद्यार्थी हैं जो हमेशा टीचर से जुड़े हुए रहते हैं, छोटी छोटी बात होगी तो एकदम से प्रश्न पूछेंगे और हमेशा सक्रिय दिखेंगे, लगता है कि हाँ वो सच में कक्षा में थे। और अध्यापक का ध्यान भी उन पे होता है कि हाँ भाई, ये बच्चा जो है, या ये जो व्यक्ति है, ये जो विद्यार्थी है, ये प्रतिदिन कक्षा में आता है और सक्रिय रहता है, बहुत बढ़िया है, बहुत कमजोर है, सबका पता रहता है उसको। लेकिन एक दूसरे प्रकार के विद्यार्थी भी होते हैं वो कौन से होते हैं? जो केवल, चुपचाप बैठे रहते हैं। हाँ, जो भक्ति भाव से केवल सुनते हैं। जैसे वो कथाओं में भक्त जाते हैं ना, कुछ श्रद्धालु लोग जाते हैं कि हम तो जी बस कथा सुनने आए थे, हमें बाकी चीजों से, धर्म से या बाकी शंका समाधान से, तर्क वितर्क से, ज्ञान विज्ञान से हमें कुछ लेना देना नहीं है, बस हमें तो आशीर्वाद मिल जाए बाबा जी का या प्रभु जी का या जिसका भी। तो ये दूसरे वाले जो लोग हैं, ये सीख लेंगे, ऐसी बात नहीं है कि सीखते नहीं है, सीखते हैं, बिल्कुल आता है। लेकिन उन गहरी बातों से आप अपरिचित रह जाएंगे जो हमको वास्तव में पढ़ने में प्राप्त होनी चाहिए। पढ़ाई का उद्देश्य केवल भक्ति भाव से सुनना नहीं होता। सुनना एक बहुत अच्छी आदत होती है, सुनना एक बहुत अच्छा गुण होता है, लेकिन केवल सुनते ही रहना जीवन भर, प्रश्न न करना, प्रश्न न बनाना, नोट्स न बनाना, रिवीजन न करना, व्यवहार में न लाना, ये अच्छे विद्यार्थी के लक्षण नहीं है। मैं तो यहाँ से बताता रहूंगा, मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, मैं और उत्तम रीति से आपको पढ़ाने का, समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन कक्षा में केवल इन 5-7 लोगों की जो उपस्थिति दिखती है, कुछ लोग जो प्रश्न बार बार करते हैं, ये तो मेरी नज़र में बहुत अच्छे रहेंगे हमेशा। आप भी रहेंगे, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बहुत खराब बोल रहा हूँ बाकी लोगों को।
लेकिन वो छवि नहीं बन पाएगी आपकी, और छवि बनना ना बनना भी कोई बहुत महत्व की बात नहीं है। मेरे लिए महत्व की बात ये है कि कक्षा में आएं, अपनी सक्रियता प्रदर्शित करें, अपनी उपस्थिति दर्ज करें कि हाँ जी हमारा भी प्रश्न है, छोटी से छोटी बात भी है तो पूछें। यहाँ कभी किसी को इस बात के लिए अपमानित नहीं किया जाएगा, नीचा नहीं दिखाया जाएगा, उपहास नहीं किया जाएगा कि बताइए इन्हें क्षीण शब्द का ही मतलब नहीं पता। जैसे मान लीजिए किसी को यही बात समझ में नहीं आई जी क्षीण का मतलब क्या होता है, जबकि मैं कई बार बता चुका, और फिर भी आपने आकर पूछ ली कि क्षीण का मतलब बताइए। मैं बताऊंगा, 2 बार बताऊंगा, 3 बार बताऊंगा, कई बार बताऊंगा, लेकिन समझ में नहीं आया है और डर के मारे नहीं पूछ रहे हैं कि अगर पूछ लिया तो डांट लग जाएगी। मैं तो कभी किसी को डांटता ही नहीं, कभी यहाँ से किसी के ऊपर गुस्सा, किसी प्रकार से उपहास, किसी की हंसी उड़ाना, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। बड़े प्रेम से, विनम्रता से सबको समझाने का प्रयास ही किया जाता है। अब देखिए मैं जो बातें कर रहा हूँ ये केवल हवाई बातें नहीं हैं, केवल ऊपर ऊपर से की हुई बातें नहीं हैं। अगर मैं अभी आप लोगों से प्रश्न करने बैठ जाऊं ना, यहाँ से सभी लोगों से जो बोल नहीं रहे हैं, जो प्रश्न नहीं पूछते, मैं एक ही शब्द का मतलब पूछ लूं आपसे, तो ज्यादातर लोगों की स्थिति वो रहेगी कि प्रश्न का उत्तर नहीं बता पाएंगे। इसका मतलब समझते हैं आप? जैसे किसी कक्षा में कई बार ये होता है कि टीचर आता है, कहता है कि अगर कल जो पाठ पढ़ाया था उसमें से किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, तो फिर पूछते हैं, एक दो ही लोग पूछते हैं कक्षा में। अब जब नहीं पूछ पाते तो टीचर पूछते हैं फिर इधर से। जब टीचर पूछते हैं तो बहुत सारे बच्चे उत्तर नहीं दे पाते, और ऐसे विद्यार्थियों पर फिर टीचर बहुत गुस्सा करता है, बहुत गुस्सा आता है उसके ऊपर। मैं एक बार पूछ के देखता हूँ आपसे, देखिए अभी पता चल जाएगा कि कितना आप सक्रियता है, आप कितना जान पाए हैं। अच्छा जी, कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, मतलब इस विषय पे नहीं, दूसरा है मैटर हमारा। बाद में कीजिएगा माता जी, अभी कुछ और प्रसंग चल रहा है हमारा। हाँ जी ठीक है। चलिए मैं एक बार प्रश्न कर लेता हूँ बाकी लोगों से ताकि पता चले। विजय लक्ष्मी माता जी हैं, आप बताइए, ये एक समापन्नम शब्द बार बार आ रहा है, समापन्नम कई बार आया, कम से कम 10-12 बार इसका प्रयोग हुआ है इसमें, इसका मतलब बताइए क्या होता है? समापन्नम शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है। सम सॉरी 2 शब्दों से मिलकर सम धन अपन्नम। तो सम का मतलब है बहुत अच्छी प्रकार से, अपन्नम का मतलब है प्राप्त करना, तो बहुत अच्छी तरीके से प्राप्त करना। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ बताइए स्थूल रूप समापन्नम, इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ इसका तात्पर्य क्या है पूरे शब्द का? रूप समापन्न, स्थूलभूत। इतनी पूरी पंक्ति को पढ़ के बताइए ये क्या है ये पंक्ति। स्थूलालंबन स्थूल वस्तुओं से उपरक्त होना, मतलब जुड़ना जी, और स्थूल वस्तुओं के बारे में अच्छी प्रकार से जानना जी, और उसका जानने से ही उसका स्थूल वस्तुओं का आभास होना। जानना कहाँ से आ गया यहाँ पर बताइए, जानने की तो बात ही नहीं। इस अच्छा पूरी पंक्ति को समझा सकते हैं आप लोगों को कक्षा में कि हाँ जी इस पंक्ति का मतलब ये है? नहीं समझा सकते। हाँ कोई बात नहीं, चलिए ये भी होता है, नहीं समझा पाएंगे, मैं बाकी लोगों से देख लेता हूँ एक बार पूछ करके। उषा माता जी आप बताइए। उषा मलिक माता जी। योग दर्शन की कक्षा का मतलब ये नहीं होता कि यहाँ किसी को योग कराया जाएगा। यहाँ कुछ आसन की विधियाँ सिखाई जाएंगी, प्राणायाम सिखाया जाएगा, ध्यान कैसे लगाएं ये बताया जाएगा। इधर से एक व्यक्ति करके दिखाएगा और हम भी कुछ कुछ एक्सरसाइज करेंगे।
या इधर से कोई पाठ पढ़ाया जाएगा, कुछ सिद्धांत समझाए जाएंगे और हम भी समझ लेंगे। देखिए, कक्षा में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। अगर आप यहाँ कक्षा में थोड़ा ध्यान से देखें तो केवल यहाँ योग दर्शन नहीं पढ़ाया जाता, यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें और भी दिखाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, प्रयास किया जाता है कि जिससे आपके बाकी और भी व्यक्तिगत जीवन में बहुत सारी चीज़ों में निखार आए। बोलने की कला भी थोड़ा सीखें, बोलना आए, हम उस डर को निकालें जो डर हमारे मनों में बैठा हुआ है कि हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते अपनी बात को। जैसे आप में से कई लोगों के साथ ये चीज़ होगी कि समझ में तो आ गया जी हमको, लेकिन समझाना नहीं आता हमको, कैसे समझाएं। तो मैं तो वो भी अवसर दे रहा हूँ। अगर आप एक बार कक्षा में इस पूरे विषय को कक्षा में आने से पहले एक बार मोटा मोटा रिवीजन करके आ जाएं, एक बार देख लें, यहाँ से कक्षा से जाने के बाद बस 5 मिनट देख लें। 45 मिनट की कक्षा होती है, 5-10 मिनट यदि बाद में भी जाके देख लें तो आप इस विषय को कभी नहीं भूलेंगे। किसी और को समझा दें, घर में किसी को लेकर बैठ जाएं कि आओ मैं समझाता हूँ, देखो योग दर्शन में ये पढ़ा था आज हमने, आज कक्षा से ये सीख के आए, आज उन्होंने ऐसे सिखाया था, मैं आपको ऐसे सिखाता हूँ, आप अपने तरीके से सिखाइए। जरूरी थोड़ी है कि जो मैं तरीका बताता हूँ आप उसी तरीके से सिखाएं, आप अपने उदाहरण लेके बताइए। लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा। विषय को थोड़ा और गहराई से पढ़िए, समझिए, उसको व्यवहार में लाने का भी प्रयास कीजिए। मैं सबसे कह रहा हूँ, केवल मैंने तो अभी विजय लक्ष्मी माता जी से, उषा माता जी से पूछा, बाकी जो और भी लोग हैं सबके संदर्भ में बात है ये। सबसे पूछना संभव नहीं है, मैं सबसे नहीं पूछ पाऊंगा, लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा और ध्यान रखिए, एक एक शब्द को देखिए। बस एक बात बता के फिर कक्षा को समाप्त करते हैं। हमारी कक्षा अभी जब शुरू हुई थी 1 मई को, उससे 2-3 दिन पहले एक माताजी का मेरे पास फ़ोन आया। वो कह रही थी कि हम गृहस्थी लोग हैं, हम घरों में रहते हैं, गृहस्थ में रहते हैं, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है कि हम इन सारी चीज़ों को समझ पाएँ। तो आप एक-एक शब्द का अर्थ लिखवा दिया कीजिए। थोड़ा आप सारी चीज़ों को लिखवा देंगे तो उससे बढ़िया से हम बाद में रिवीजन कर पाएँगे। तो मैंने कहा जी मैं समझता हूँ कि आप गृहस्थ हैं और सब ही गृहस्थ हैं कक्षा में। मैं भी गृहस्थ हूँ, मैं कोई बाहर थोड़ी रहता हूँ, मैं भी गृहस्थ में रहता हूँ और मुझको पता है कि किसी भी गृहस्थ को कैसे समझाया जाता है। तो गृहस्थ भी थोड़ा सा प्रयास करें कि कॉपी पेन लेकर अपनी गति बढ़ाएं लिखने की। अगर मैं एक एक शब्द को लिखवाऊंगा ना तो अब तक तो 113 कक्षाएं लगी हैं इतना पढ़ने में। मुझे लगता है 4-5 साल लग जाएंगे योग दर्शन को पूरा होने में। तो थोड़ा गति अपनी भी बढ़ाइए, नोट्स खुद से बनाइए। धीरे धीरे नोट्स बनाने की प्रक्रिया में आपको एक चीज़ समझ में आने लगेगी कि हमारी गति चीज़ों को समझने की कम है, तो थोड़ा और एकाग्रता से बैठें। बाहर के विषयों से जो चंचलता मन में बनी हुई है उसको रोक करके यहाँ और अच्छे से नोट्स बनाएं, बढ़िया से बनाएं, तेज गति से बनाएं। जबकि मैं बहुत धीरे समझाता हूँ, कोई ऐसी गति भी नहीं है। और एक और बात, मेरे पास 3 डिवाइस है इस समय, 2 फ़ोन है, एक टैब है, टैब में रिकॉर्डिंग होती है, एक फ़ोन में स्क्रीन शेयरिंग है ये वाली, और एक फ़ोन में मैं बोल रहा हूँ। तो मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आपको ये सारा दिखाऊं, लिख के दिखाऊं, एक एक शब्द पर मार्क करूं, हर एक शब्द को खोल के दिखाऊं। मैं करने, बहुत सारे लोग करते नहीं है, केवल उनका चेहरा दिखेगा। कई बार मेरा चेहरा देखना चाहते हैं, कई लोग कहते हैं जी आप अपना वीडियो दिखाया कीजिए। आप वीडियो देख के क्या क्या करेंगे बताइए, मेरे चेहरे से मिल क्या जाएगा। मैं आज स्पष्ट बात करना चाहता हूँ आपसे, मेरे चेहरे से क्या मिलेगा। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप यहाँ देखिए, मुख्य बात यहाँ देखने की है, इन शब्दों को देखने की है। ऑनलाइन कक्षाएं बहुत सारी चलती होंगी, मैं उनकी निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी आपको इस रूप में प्रेजेंट नहीं करेगा कि हर एक शब्द को यहाँ पर दिखाएगा। वो केवल बोल रहे हैं, उनका चेहरा आपको दिखेगा केवल। वो तो सीधा कहते हैं कि पुस्तक मंगा लीजिए, पुस्तक सामने खोल के बैठिए। बड़ी कठोरता से बोलते हैं, अनुशासन में बोलते हैं। पुस्तक खोलिए, मार्क कीजिए, नोट्स बनाइए। और हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लिखवाते भी हैं, एक एक शब्द का अर्थ लिखवाएंगे। लेकिन यहाँ जब आपके सामने पूरा प्रेजेंटेशन है, एक एक शब्द का चित्रों के माध्यम से है, मैं अलग से चित्र भी आपके लिए बना के लेके आता हूँ, आज के विषय के लिए भी चित्र बना के लेके आया था ताकि आपको विषय स्पष्ट हो सके। तो फिर आप आचार्य जी क्या पूछ रहे थे? नहीं, रुकिए माता जी, विषय कुछ और चल रहा है अभी। तो जो बात आपसे कही जा रही है आप उसका भी थोड़ा सा देख लीजिए।
ठीक है। उषा माता जी प्रश्न तो पूछ चुके, प्रश्न हो भी गया वो खत्म। और मैं जानता हूँ कोई ऐसा ना समझे कि मैं आपकी मजबूरियां नहीं समझता। बहुत सारे लोग इस समय खाना बना रहे होंगे घर में, माताएं खाना बनाती हैं। बहुत सारे लोग घर में सफाई कर रहे होंगे, कई लोग ऑफिस में बैठे हुए हैं, कुछ लोग अपने स्कूल में बैठ के पढ़ा रहे हैं, मैं सब समझता हूँ। तो यूट्यूब पर भी कक्षा जाती है, यदि आपको कक्षा में जुड़ने में अनुकूलता नहीं है इस समय 2 बजे, तो मत जुड़िए, कोई बात नहीं है। बाद में देख लीजिए, रात में देख लीजिए, कल को दिन में जब समय मिले जब देख लीजिए। यूट्यूब पर ये लाभ है कि जब चाहे तब उसको पॉज कर लीजिए, यानी रोक लीजिए, जब चाहे तब उसको प्ले कर लीजिए, चला लीजिए, पीछे कर लीजिए, आगे कर लीजिए, स्पीड बढ़ा लीजिए, स्पीड घटा लीजिए। वहाँ तो ढेर सारे विकल्प हैं। अब यहाँ तो लाइव में जो बोल रहा हूँ, एक बार बोल दिया तो बोल दिया, कहानी खत्म। अनुकूलता नहीं बनती है मत जुड़िए, मैं बिल्कुल नहीं कहता कि सभी कक्षा में आएं, लेकिन आएं तो बढ़िया से जुड़ें, विषय को पूरी गहराई से समझें। और ये बात तब है जब ये 41वां सूत्र पहले भी कराया जा चुका है। मार्च में करा दिया था, 3 मार्च से पहले फरवरी में कराया था मैंने, मुझे ध्यान है पक्का। तो 41वें सूत्र को कई बार कराया जा चुका है। मेरा उद्देश्य डांटना नहीं है, मेरा उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना, उपहास करना बिल्कुल नहीं है। लेकिन यदि एक व्यक्ति इधर से परिश्रम करता है, बहुत सारा समय वो अपने जीवन का निकाल करके आपके लिए लेके आता है, तो फिर और गंभीरता से पढ़ने का प्रयास कीजिए। मैं इस तरीके से नहीं पढ़ा, देखिए मैं ये मत सोचिएगा कि मैं अपनी प्रशंसा कर रहा हूँ, मुझको ऐसा कभी किसी ने नहीं पढ़ाया जैसा यहाँ पढ़ने को मिलता है आपको। मैंने यूट्यूब से पढ़ा है सारा योग दर्शन, और यूट्यूब वालों ने जिन्होंने मुझे पढ़ाया है या जहाँ से मैंने पढ़ा है, वो उनका केवल चेहरा दिखता है, पुस्तक हमारे हाथ में होती है यहाँ पे, बस ऐसे ही पढ़ा है और क्या पढ़ा है। और उसको व्यवहारिक जीवन में टटोल के देखते हैं, हमेशा योग दर्शन चलता है जीवन में। खेतों में काम भी करते हैं, वहाँ भी सिद्धांत चलते हैं, वहाँ भी एक एक शब्द घूमता है मन में कि इसका कैसे देखें, जीवन में उपयोग कैसे होगा, कैसे और अच्छा करके इसको विषय को बढ़ाएं, एक्सप्लेनेशन करें, इसको विस्तृत करें। ऐसे करके देखिए, व्यवहारिक जीवन से जोड़िए विषय को। आज तक इतनी कक्षाओं में पता नहीं कितने उदाहरण रखे होंगे, सैकड़ों उदाहरण व्यवहारिक जीवन के। मैं कहीं पारलौकिक उदाहरण नहीं रखता, ना कहीं अन्य ग्रहों के उदाहरण रखता हूँ, ना किसी और ब्रह्मांड के बाहर के उदाहरण रखता हूँ कि जी उदाहरण ही कहीं दूसरे लोगों के हैं, हमारे जीवन में तो अप्लाई ही नहीं होते हैं। यहीं के उदाहरण रखता हूँ, घर गृहस्थी के ही, आसपास के जीवन के ही। तो इतने उदाहरणों से जब बातें रखी जाती हैं, तो उदाहरण को भी वहाँ लिख लीजिए साथ में, जब आप नोट बनाते हैं वहाँ अप्लाई करके देखिए इस सिद्धांत को कि कैसे वहाँ वो जुड़ता है। कुछ ऐसा नहीं है कि सभी के लिए कह रहा हूँ, कुछ लोग देखिए, आज इस समय हमारी कक्षा में श्वेता बहन जी उपस्थित नहीं हैं। श्वेता बहन जी हमारी कक्षा की सबसे पुरानी सदस्य हैं। आज वो स्कूल में पढ़ा रही हैं, इसलिए कक्षा में नहीं आई। लेकिन जब वो बाद में जाएंगी यहाँ से, तो यूट्यूब से कक्षा को देखेंगी, और वो विधिवत नोट्स बनाती हैं, विधिवत अच्छे से, फिर मुझे दिखाती हैं, कहती हैं कि देखना ये इसमें कोई कमी तो नहीं है, इसमें और क्या सुधार होना चाहिए। अलग से भी समय ले लेती हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं है यदि कोई योग दर्शन से संबंधित, विषय से संबंधित मेरा समय लेता है, मुझे कोई समस्या नहीं है। पर यदि समझ में भी नहीं आ रहा है, यहाँ से केवल भक्ति भाव से सुन रहे हैं, या समझ में भी आ गया तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, जीवन में उतार नहीं पा रहे हैं, तो योग दर्शन की कक्षा में जुड़ने का कोई विशेष लाभ नहीं है। जीवन में दिखे वो, व्यवहार में दिखे, हम उसको बोल पाएँ, समझा पाएँ। आपको एक बात और बताता हूँ, बस जल्दी से फिर समाप्त करते हैं। बहुत सारे लोग ये कह देते हैं जी हमको समझ में तो आता है, पर हम उसको बता नहीं पाते, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, समझा नहीं पाते। अगर समझा नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब सीधा सा यही है कि समझ में आया ही नहीं है। हाँ, ये शिक्षण की प्रक्रिया का एक बहुत बेसिक सिद्धांत है। जब तक आपको खुद ही समझ में नहीं आया है, तब तक दूसरों को आप समझा नहीं सकते, और दूसरों को समझा वो ही सकता है जिसने एक बार ठीक से समझ लिया है। तो अगर आप ये कह रहे हैं जी समझ में तो आ गया हमको, बस समझा नहीं पाएंगे दूसरों को, समझाना नहीं आता हमको, तो सीधी सी बात आप लिख के ले लीजिए, समझ में आया ही नहीं है। अभी मन उस स्थिति में आया ही नहीं है कि आप समझ पाए ठीक से।
ये जो क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध की बातें चल रही हैं ना, ये बातें यहाँ भी अप्लाई होती हैं। अभी आप उस विक्षिप्त अवस्था में आए ही नहीं हैं। अच्छे ढंग से पढ़ने के लिए चित्त को विक्षिप्त अवस्था में लाना होता है, पूरे मन को सात्विक करके बैठना होता है, बाहर की सभी जो राजसिक वृत्तियां हैं, तामसिक वृत्तियां हैं, उनको हटाना होता है। कई लोगों का तो देखिए, जिनकी मजबूरी है मैं उनको नहीं कहूँगा, आप लोग अपने ऊपर मत लीजिएगा, लेकिन जो लोग इस समय केवल कक्षा में बैठे हुए हैं ना, उनका भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ चल रहा होगा। कैसे, मैं बता देता हूँ जल्दी से। यहाँ कक्षा चल रही है, तो यहाँ से इसको कक्षा को मिनिमाइज करेंगे। कैसे करेंगे मिनिमाइज? देखिए ऐसे करेंगे, ऐसे स्क्रीन देखिए, और फिर फेसबुक खोल लेंगे, ऐसे कुछ ना कुछ चलता रहेगा। कभी ये खोल लेंगे, नोट्स खोल लेंगे, कभी किसी को मैसेज कर रहे होंगे व्हाट्सएप पर, ऐसे कुछ ना कुछ चल रहा होगा, क्योंकि उन्हें तो मेरी केवल आवाज़ सुननी है। और कई लोग तो इसी भक्ति भाव से आते हैं कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, आपकी आवाज़ बड़ी प्यारी है, मुझे बाद में बताते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए एक और बड़ी कठोर बात बोलता हूँ, आवाज़ का प्रभाव बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। आवाज़ ज़्यादा दिन तक सहयोग नहीं करती, आवाज़ से कुछ होने वाला नहीं है। प्रशंसा करके मेरा आप कुछ विशेष लाभ नहीं कर देंगे कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, ना मैं उतना प्रभावित होऊंगा इस बात से। अगर आप आवाज़ सुनने आते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति ने तो बिल्कुल स्पष्ट कह दिया था कि मुझे तो आपकी आवाज़ बड़ी प्यारी लगती है, और आवाज़ ही प्यारी लगती है, क्या पढ़ाते हैं वो मुझे समझ में उतना नहीं आता। हाँ, एक व्यक्ति ने ऐसा बोला था कक्षा में, कक्षा से अलग बोला था, व्यक्तिगत मुझसे। तो ये जो आप ऐसे इसको मिनिमाइज करके इस क्लास को, और ये जो चलता रहता है इधर उधर, यदि वो कर रहे हैं ना, तो ये आपकी क्षिप्त अवस्था का लक्षण है, चंचलता का लक्षण है। मेरी बहुत सारी बातें सुन लेंगे आप इधर से, लेकिन विषय को नहीं समझ पाएंगे, और ऐसा करके मन खराब स्थिति में जा रहा है, मन बहुत खराब स्थिति में। एक सूत्र आया था, यथाभिमत ध्यानाद्वा, उसमें एक बड़ी सुंदर बात मैंने बताई थी विस्तार से, कि यदि मन एक बार में एक चीज पर नहीं लगेगा ना, तो चित्त की एकाग्रता को बिगाड़ देगा, और वो चित्त की एकाग्रता आपके ध्यान को खराब कर देगी, आपकी साधना को खराब कर देगी। तो बहुत सारे लोग जो अभी इस समय कक्षा में है ना, और उनके फोन में कुछ ना कुछ ये चल रहा है, ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ और चल रहा है, किसी को रिप्लाई कर रहे हैं व्हाट्सएप पर, या कहीं और की बातचीत किसी और से चल रही है, और इधर कक्षा चल रही है, तो ये आपके चित्त की एकाग्रता खराब हो रही है। मेरी कुछ हानि नहीं हो रही है इस बात से। याद आ रहा है वो प्रसंग जो मैंने बताया था, यथाभिमत ध्यानाद्वा, आप जाके देखिएगा। तत्र लब्ध स्थितिक अन्यत्रापि स्थिति पदम लभत थी। एक स्थान पर बिगाड़ी गई एकाग्रता अन्य स्थानों पर भी एकाग्रता को बिगाड़ती है, और एक स्थान पर यदि एकाग्रता को बनाते हैं, तो वो बाकी स्थानों पर भी एकाग्रता को संपादित करती है। थोड़ी सी कठोर बातें हैं, लेकिन लाभकारी बातें हैं। लड्डू थोड़े कड़वे हैं नीम के, लेकिन लाभकारी हैं। करेले की सब्जी थोड़ी सी कड़वी लग रही है, लेकिन लाभकारी है, लाभ देगी। इसलिए थोड़ा सा सहन कर लीजिए और काम कीजिए। मैं जानता हूँ कक्षा में आप ज़्यादातर सब लोग मुझसे बड़े हैं, ज़्यादातर सब लोग बड़े हैं, 5-7 लोग मुझसे छोटे होंगे बस। तो जो बड़े लोग हैं, मेरा मतलब सच में नहीं है कि मैं डांटूं, किसी को बुरा भला बोलूं, या किसी को नीचा दिखाऊं, सच में नहीं है मेरा ऐसा उद्देश्य है, बल्कि इसमें आप ही की विनम्रता है कि आप इतने विनम्र भाव से सीखते हैं, पढ़ते हैं। तो अपनी उस विनम्रता को तो वहां ले जाके देखिए, जो 3 मार्च को अंतिम कक्षा ली थी, और मैंने ये कहा था कि विनम्रता का सीधा सा मतलब होता है विद्यार्थी भाव का बने रहना। जो हम सीख रहे हैं ये और गहराई से सीखें और अच्छे से सीखें, ये होती है विनम्रता। ठीक है जी, मेरी बातचीत तो पूरी होती है। यदि अभी भी मेरी बात से किसी को कोई आपत्ति हो, कोई विरोध हो, तो आप बता सकते हैं। करना है किसी को आपत्ति रखनी है, विरोध रखना है? जी कोमल जी, आप ही बताइए। नहीं आचार्य जी, विरोध नहीं रखना है आचार्य जी, थोड़ा समय चाहिए आपसे इसके बाद, अगर आपकी बात समाप्त हो गई हो तो। हाँ जी बिल्कुल, आप पूछ लीजिएगा कभी भी। ठीक है, तो फिर आचार्य जी अभी पूछ लूं समाप्त होने के बाद? हाँ, बाद में कर लीजिएगा, आप कॉल कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा। ठीक है, धन्यवाद जी ठीक है, तो आज की कक्षा को विराम देते हैं। सभी का बहुत सारा धन्यवाद।
परमात्मा का भी धन्यवाद जिन्होंने हमको ये सब व्यवस्थाएं प्रदान की। आप सभी को सादर प्रणाम। आचार्य जी, मुझे भी आज आपका समय चाहिए।